बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। केजीएमयू में बैरिकेडिंग गिराकर मरीज अंदर घुस गए हैं। केजीएमयू में सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ तैनात, हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे। एक साथ कई मरीज अंदर घुसे हैं। देखिए, कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि केजीएमयू में कर्मचारियों की हड़ताल जारी थी, जिसकी वजह से कल ओपीडी बंद रही। ओपीडी बंद होने के बाद आज जब मरीज पहुंचे हैं, जब ओपीडी खुली है, क्योंकि जो हड़ताल थी उसे स्थगित कर दिया गया है, तो कितनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हैं उसकी ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। केजीएमयू में बैरिकेडिंग गिराकर मरीज अंदर घुस गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर आरपीएफ वहां पर तैनात है। हजारों की संख्या है मरीजों की। एक साथ कई मरीज अंदर घुसे हैं और हमारे संवाददाता लगातार हमें वो लाइन भी दिखा रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में अंदर लाइन लगी हुई है पर्चा बनवाने के लिए। अब देखिए, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली जो तस्वीर है कुछ देर पहले की तस्वीर है, कितनी बड़ी संख्या में मरीज अंदर की तरफ घुसे, बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, केजीएमयू में कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसे स्थगित कर दिया गया है। जो पत्र शासन की तरफ से दिया, उस पत्र पर राजी नहीं हुए, लेकिन क्योंकि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आती है तो उसको देखते हुए स्थगित जरूर किया गया। लेकिन आज 11 बजे मुलाकात होगी, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी केजीएमयू से जुड़ चुके हैं, जो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। शैलेश, अभी क्या वहां पर स्थिति है? क्योंकि एक लंबी लाइन हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन उस लंबी लाइन का क्या होगा? क्या उतने कर्मचारी मौजूद हैं जब कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है? क्या कहना है डॉक्टर्स का, प्रबंधन का? देखिए, हड़ताल क्योंकि स्थगित हो चुकी है, कर्मचारी आ गए हैं, काउंटर चल रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है, दबाव इतना ज़्यादा है कि इतने काउंटर पर इनको हैंडल करने में भी देखिए दिक्कत होती है। जो मरीज़ यहाँ पर लगे हैं और ये जो आप कतार है, देखिए हमने लगभग 1 घंटा पहले तस्वीर दिखाई, तब भी इतनी ही लंबी कतारें हम आपको दिखा रहे थे। इसके पीछे वजह ये है कि कतारें एक बार लगी और उसके बाद लगातार अभी तो लोग आते जा रहे हैं यहाँ पर पर्चा बनवाने के। अगर कुछ लोग आगे से पर्चा बनवा के हटते हैं, तब तक उससे ज़्यादा लोग आप मानकर चलिए कि आगे फिर से आके लाइन में लग चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये जो काउंटर है, ये कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं इतनी बड़ी संख्या में जब मरीज़ आते हैं तो। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, ये नज़ारा हम आपको पहले दिखा रहे हैं। मरीज़ों से भी बात करेंगे एक बार फिर से, उससे पहले भी हम लगातार मरीज़ों से ही बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उनके सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, मरीज़ बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से एक बार फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे कि कब से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। जी मैम, ये बताइए, यहाँ पर आप भी आज इलाज के लिए लेके आए किसी? अभी पहले बार आए हैं। यहाँ पर तो बड़ी लंबी कतार है, दिक्कत हो रही होगी? हाँ, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। सुबह से ही बैठे हैं। क्या लगता है, काउंटर बढ़ने चाहिए? लाइन में लगे हैं, हम लोग यहीं पे बैठे हैं। पता नहीं कब नंबर आएगा। अब तो पता नहीं कब नंबर आएगा। देखिए, सुबह से लगे हैं यहाँ पर, जैसा इन्होंने बताया। देखिए, कुछ यहाँ पर स्टाफ के लोग पहुँचे हैं जो लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग कैसे कहाँ पर बैठे व्यवस्थित। शैलेश, स्टाफ के किसी व्यक्ति से बात कीजिए और जानिए कि क्या इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए टीम है क्या उनके पास? कैसे होगा इन सभी लोगों का इलाज जो पहुंचे हुए हैं, सुबह से कतार में लगे हुए हैं? अगर कोई मिल जाए स्टाफ का व्यक्ति तो उससे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, क्या लगता है, कल हड़ताल थी, आज स्थगित हुई है, तो इस वजह से दबाव ज़्यादा है आज मरीजों का? नहीं, दबाव कुछ नहीं है। एक्चुअली मरीज़ तो आने ही थे, आना ही है, लेकिन जब शासन ने हमको आश्वासन दे दिया है कि हमारा 1 महीने में कैडर हो जाएगा, तो हम उनका वेट कर रहे हैं, उनका भी मान रख रहे हैं। बाकी हम ओपीडी चला रहे हैं अपने हिसाब से, जैसे हमारी ओपीडी रोज चलती है। आज इसी वजह से दबाव बढ़ गया, क्योंकि कल के भी बहुत आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के बाद अब ये जो कर्मचारी हैं आश्वस्त हैं और जिस तरीके से इलाज चलता है वैसे चल रहा है। ठीक है शैलेश, आप नजर बनाकर रखिए, जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमित शाह ने बैठक में
पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। पिछली बार 2019 में हारी हुई सीटों में से भाजपा ने 30% सीटें जीती थी। इस बार 2024 में हारी हुई सीटों में से 50% सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की हारी हुई लोकसभा सीटों पर खास फोकस रखा जाएगा। बैठक के बाद प्रवास कार्यक्रम को लेकर बीएल संतोष ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। साथ ही कई मंत्रियों को निर्देश दिया गया कि वो पहले प्रवास कार्यक्रम पूरा करें। बैठक में प्रवास रिपोर्ट केवल 32 मंत्रियों की ही आई थी, जिसको लेकर आला कमान ने अपनी नाराजगी भी जताई। लेकिन अब भाजपा आला कमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कामकाज का हिसाब लेगा, जिसके लिए बीजेपी अगले हफ्ते एक बड़ी बैठक भी करेगी। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ये महामंथन 24 को लेकर रणनीति लगातार तैयार की जा रही है। साथ ही बड़ी जानकारी ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था, वहां कैसे जीत दर्ज की जाए, और खास करके नजर उत्तर प्रदेश और बिहार पर है। तो 24 के लिए भगवा प्लान क्या है, उसे जरा समझते हैं। हारी हुई सीट पर नजर है। कल दिल्ली में बैठक हुई और शाह ने जीत का मंत्र दिया। किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए, जीत दर्ज हो, उसको लेकर यह बैठक हुई। 2019 में 30% हारी हुई सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में लक्ष्य बड़ा है। जहां 19 में 30% तो 24 में 50% हारी हुई सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार पर खास तौर पर फोकस रहने वाला है। यूपी में 80 सीट का लक्ष्य रखा गया है, 80 लोकसभा सीटें, और 80 की 80 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। तो 24 का ये भगवा प्लान है, जिसको लेकर शाह ने जीत का मंत्र भी दिया है, स्ट्रैटेजी भी तैयार की है और रणनीति तैयार की है। 24 का महागठबंधन चैलेंज क्या है, जरा इसको भी समझते हैं। नीतीश अखिलेश की जोड़ी, कल 45 मिनट की बातचीत हुई है, क्योंकि लगातार विपक्ष अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है ताकि 24 में कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़े। वहीं निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए भाजपा ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर दिया है। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। इसी के मद्देनजर आज से क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी आज नोएडा में पश्चिम क्षेत्र और आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक लेकर चुनावी तैयारियों का रोड मैप तैयार करेंगे। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कल कानपुर में और 9 सितंबर को लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक लेंगे। वहीं संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी कल वाराणसी में काशी क्षेत्र और 9 सितंबर को गोरखपुर में बैठक कर पूर्वांचल में जीत का खाका तैयार करेंगे। तो निकाय चुनाव है आने वाले दिनों में, लेकिन लिटमस टेस्ट की तरह इसको देख रहे हैं 24 के लिए, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो देखिए, रणनीति बननी शुरू हो चुकी है और इसके लिए एक बड़ी बैठक भी कल देखने को मिली थी। अविनाश मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, नितिन आगरा से जुड़ चुके हैं, क्योंकि आगरा में भी बैठक होने वाली है। लेकिन सबसे पहले नीतीश आपका रुख करूंगी, क्योंकि अविनाश का रुख करूंगी, क्योंकि अविनाश देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि अब कवायद शुरू हो चुकी है 2024 के लिए। किस तरीके से पूरी रणनीति बनी है, कल क्या क्या अहम रहा, कल की बैठक में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के सभी मंत्रियों को 2 टूक कह दिया कि संगठन के जितने भी कार्य हैं उसको तमाम सारे मंत्री करें। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिन मंत्रियों के प्रवास की ड्यूटी लगाई जा रही है वो अपनी रिपोर्ट लाकर पूरी तरीके से दे, क्योंकि कल सभी मंत्रियों ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी थी, जिसके बाद गृह मंत्री ने नाराजगी भी जताई और साफ तौर पर कहा कि सभी मंत्रियों के प्रवास की विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए, जिससे कि फीडबैक पता चल सके कि जनता के मन में क्या चल रहा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 14 हारी हुई लोकसभा सीट है इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसके लिए लगातार प्लान तैयार किया जा रहा है और तमाम तरह केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अगले 1-2 दिनों में ड्यूटी चार्ट आ जाएगा, जिसके बाद 10 सितंबर से तमाम तरह केंद्रीय मंत्रियों की जहां ड्यूटी लगाई गई है वो तमाम तरह केंद्रीय मंत्री वहां पे प्रवास करेंगे और जाके जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसके साथ साथ ये भी टारगेट दिया गया है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र जहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी कम मार्जिन से आ रही है वहां पे लगातार मेहनत किया जाए, जिससे कि जनता के बीच में विश्वास कायम करके उन लोकसभा सीटों को दोबारा रिटेन किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते प्रभारियों के साथ बैठक की गई थी और इस हफ्ते अगर बात करें यानी कि बीते कल को तमाम तरह केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की गई थी,
वहीं अगले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रही है, जिससे कि सरकार के कामकाज को लेकर के फीडबैक लिया जा सके। और टारगेट पूरी तरीके से सेट कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी पूरे देश भर में 400 प्लस सीट जीतने का लक्ष्य रखने जा रही है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट सेट कर चुकी है। तो लिहाजा ऐसे में तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों को, संगठन के तमाम सारे लोगों को और इसके साथ साथ जितने भी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी को, सभी की अब बात करें तो एक के साथ एक बैठक की जा रही है और उसके बाद सभी को अगर बात करें तो कामकाज सौंपा जाएगा। ठीक है, बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव से पहले, चाहे वो चुनाव बड़े हों छोटे हों, लेकिन टेस्ट सीरीज की तरह जरूर खेलती है। ठीक है, आप बने रहिए। नितिन का रुख करेंगे। नितिन, पूरे पश्चिमी क्षेत्र और ब्रिज क्षेत्र की अगर बात करें खास तौर पर, तो खास बैठक वहां पर भी होनी है। धर्मपाल सैनी बैठक लेंगे, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, बिल्कुल देखिए, प्रदेश महामंत्री संगठन बनने के बाद पहली बार जो कहा जाए धर्मपाल सिंह हैं, जो बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ब्रज क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र कहा जाए केंद्र में यानी आगरा आगमन हो रहा है। और जिस होटल में मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। 11 बजे से ये बैठक यहाँ शुरू होनी है। कुल मिला के कहा जाए इस समय जो बीजेपी का जो फोकस है, विधानसभा चुनाव 2022 फतह करने का बीजेपी का फोकस है, जो अभी शहरी निकाय चुनाव अभी आगे आने वाले महीनों में आने वाले हैं, तो उसमें किस तरीके से पूरी तरह से स्वीप किया जाए। क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की है। इससे पहले जो कहा जाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पर जीत दर्ज की और अब फोकस है कि जो शहरी निकाय चुनाव है, जो मेयर का चुनाव है, जो आपका नगर पालिका, नगर निगम और जो नगर पंचायत के जो चुनाव हैं, उसमें बीजेपी किस तरीके से कमल खिलाए। आगरा में ज़्यादातर जो शहरी निकाय हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 13 लोकसभा 65 विधानसभा ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो धर्मपाल सिंह यहाँ मौजूद रहेंगे, ब्रज क्षेत्र प्रभारी अश्विनी त्यागी मौजूद रहेंगे और जो ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष हैं रजनीकांत माहेश्वरी और उनकी टीम यहाँ मौजूद रहेगी। और इसके बाद नोएडा में भी उनकी एक मीटिंग है, वहाँ वो पश्चिमी क्षेत्र की मीटिंग लेंगे। तो कुल मिला के ब्रज और पश्चिम बीजेपी के लिए कहा जाए बहुत ही फर्टाइल जगह है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर एक सांगठनिक बैठक है, एक महत्वपूर्ण बैठक है। और धर्मपाल सिंह का क्या विज़न है, सुनील बंसल के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद धर्मपाल सिंह का पहली बार आना, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भर रहा है और एक नए बॉस का आना, नए तरीके से चुनावी रणनीतियाँ, सांगठनिक कहा जाए जो कह सकते हैं कि जो पेच हैं उसको टाइट करना, इन सारी चीज़ों पर आज नज़र रहने वाली है। संगठन के तमाम जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने 2024 की तमाम जिम्मेदारियां सांसदों को, मंत्रियों को और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों को दी है, इसी तरह से प्रदेश स्तर पर भी तमाम जो सांगठनिक जो चीज़ें चल रही हैं, डे टू डे बेसिस पर तमाम जो प्रोग्राम बीजेपी चला रही है, तो उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए। और शहरी निकाय चुनाव को लेकर क्या बीजेपी की रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आगरा में भी है। और जो आगरा में ब्रज क्षेत्र की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में पश्चिम क्षेत्र की बैठक है। और इसको लेकर अब देखना यह है कि बीजेपी का पूरा फोकस है कि इस निकाय चुनाव में जो पूरा नवंबर तक खत्म हो जाने हैं, किस तरह से एक तरफा कमल विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, निकाय लालच का हो, नजर आ रही लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी पहले से तैयार रखती है। शुक्रिया दोनों का आपका जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दिल्ली से अगली खबर। आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता पदयात्रा में शामिल होंगे। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। यात्रा के लिए यूपी उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 5 नेता इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी के साथ कुल 117 नेता पदयात्रा में शामिल होंगे और पंकुड़ी पाठक को खासतौर पर इसमें अहम जिम्मेदारी दी गई है। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मौजूद रहने वाले हैं। यात्रा के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की शुरू होने जा रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हर एक राज्य से तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के नेता भी होंगे। 117 नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा करेंगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, उन्नाव से हादसे की खबर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी
और हादसे के बाद कंटेनर के पीछे टकराई एक के बाद एक 2 कारें। हादसे की सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंटेनर के क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे चालक और परिचालक को बाहर निकाला है। बताएं आपको कि हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, 6 लोगों के घायल होने की खबर है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल उन्नाव में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है और आज थाना क्षेत्र के किलोमीटर संख्या 270 के पास ये हादसा हुआ। और अगली खबर मथुरा से, जहां मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस और एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में एक दूसरे लुटेरे को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए बदमाश अजय उर्फ अज्जू के पैर में गोली लगी। आपको ये भी बता दें कि बदमाश ने रिफाइनरी थाना क्षेत्र और हाईवे क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की सूचना मिली थी और पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से अवैध तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। अगली खबर पीलीभीत से, जहां हरदासपुर गांव में बाघ की दस्तक से लोगों में दहशत है। खेतों में बाघ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति दिखाई दी। बाघ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और वीडियो वायरल होने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, खेतों में बाघ के दिखाई देने की वजह से ग्रामीणों में काफी दहशत है। लोग अपने घरों में कैद है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से सड़क को पार करते हुए बाघ जा रहा है। ग्रामीण इलाका ये है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, लोगों के घर हैं आसपास और ऐसे में लोगों में काफी दहशत है। पीलीभीत की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरदासपुर गांव ये बताया जा रहा है, जहां पर बाघ के दिखाई देने की खबर सामने आई। उसके बाद से लोगों ने कोशिश की कि वो कैमरों में कैद कर सके बाघ को और देखिए तस्वीरें भी कैद हुई हैं। वन विभाग को सूचित किया गया है, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद ग्रामीण काफी डरे हुए हैं, दहशत में हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।